हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की आंसर की एक बार फिर से जारी की है। आप सभी को पता है कि जो कल आंसर की जारी की गई थी उसमें सी सेट में काफ़ी गलतियां थी, यानी कि जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो गई थी और उनको सुधार कर पुनः एक संशोधित जो उत्तर कुंजी है वो आज जारी की गई है। आप सभी ने क्रॉस चेक कर लिया होगा। हालांकि जीएस के आंसर की में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपने कल भी मिला लिए थे। आज हम बात करेंगे कि आखिर आपको किन प्रश्नों पर आपत्ति लगानी ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं इनके लिए एक एक प्रश्न 2-2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिर्फ 2 नंबर से मेंस रुक जाता है। तो आपको आपत्ति लगाने से पीछे नहीं हटना है और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्ति लगे और एक ही बच्चे पर बर्डन ना पड़े। इसलिए आप जुड़ जाइए 9685570712, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको कल ये अपडेट कर दूंगा कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लग रही है, तो सभी बच्चे 2-2 प्रश्नों पर आपत्ति लगा दीजिएगा और किसी के ऊपर बर्डन भी ना आए, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए, हमें फॉलो करिए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिंस सर के नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैम्पल्स मिलेंगे और प्रिंस सर का सफल मार्गदर्शन। आप सभी ने देखा होगा प्रिंस सर के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, आप सभी के फीडबैक्स मिलते रहते हैं और ये बिल्कुल रियल वाले फीडबैक्स, इसमें किसी भी तरह की बनावट नहीं है, मिलावट नहीं है। आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसा एक बार करके देखिए। बाकियों पर करते हैं तो मेरे ऊपर भी करके देखिए। चलिए बात करते हैं आखिर किन प्रश्नों के ऊपर आपत्ति लगानी है। ये प्रश्न काफ़ी छात्रों ने भेजा है और इसमें बहुत ज़्यादा छात्रों की चिंताएं देखने को मिली हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आयोग ने ए माना है, जबकि ये सी छात्रों के अनुसार होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट भी लगता है सी ऑप्शन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्णन सटीक बैठता है ऐसा पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं या इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यही स्टेटमेंट सबसे रिलेवेंट लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं है। मैं एक परीक्षा का आपको कहना चाहिए यही प्रश्न दिखाता हूँ जिसमें पूछा गया था और क्या उत्तर आया वो देखते हैं। ये हमारा वैलिड प्रूफ बनेगा। तो ये वैलिड प्रूफ आप देख लीजिए। इसमें पूछा गया है वही प्रश्न, Which description is appropriate among the following for e-governance? इसमें ए ऑप्शन भी है, बी भी है, सी ऑप्शन है, यानी कि तीनों ऑप्शंस जो हैं उनको सही माना है। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ का दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तारीख भी दी हुई है, शिफ्ट भी दी हुई है, यानी कि तीनों ऑप्शंस को सही माना है। तो जहां आप बात कर रहे थे कि सी उत्तर सही होना चाहिए और एमपीपीएससी ने ए उत्तर को सही माना है, तो अब ए बी सी तीनों उत्तर सही मान लीजिए। या फिर ये प्रश्न एमपीपीएससी को डिलीट करना चाहिए, या फिर तीनों प्रश्नों के उत्तर जिन्होंने मार्क किए हैं ए बी सी वो उनको मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सबसे ज़्यादा रिलेवेंट जो मुझे लग रहा है वो सी ही है, बाकी भी बी और ए भी रिलेवेंट, बट आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ठीक ठाक, या आप समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो सी ऑप्शन ही सबसे सटीक बैठता है। एक और प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? इसमें आपको मैंने कल बता दिया था कि अजंता और बाघ में बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। चूँकि पूछा गया नहीं है तो सांची में कभी पढ़ने में नहीं आया, ना ही बलसार का कोई जिक्र हमने पढ़ा है, क्योंकि बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कुछ ऐसा होता तो ज़रूर पढ़ने में आता। फिर भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते, देख लेते क्या मिला। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्तूप है इसमें कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि भाई देखिए ये जो है गुफा के ऊपर बनती है या किसी तरह से कुछ इसमें ये चीज़ें हैं। जहाँ तक बलसार की बात है तो बलसार को भी हमने सर्च किया, एक्सप्लोर किया और यहाँ पर भी कहीं बलसार नहीं दिखा। तो मेरे अनुसार तो इस प्रश्न पे ज़रूर आपत्ति लगाना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर सी यानी कि सांची और डी यानी कि बलसार दोनों होना चाहिए।
ये मेरी तरफ से मैं आपको फ्रेंकली कह रहा हूँ, बिकॉज भले ही हम टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, बट अगर कोई चीज़ अभी तक पढ़ने में नहीं आई, देखने में नहीं आई, और हो सकता है किसी के पास अगर वैलिड प्रूफ है कि ठीक है बलसारी इसका उत्तर है, क्यों है, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हमको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है ये काफ़ी परेशान कर रहा है अभ्यर्थियों को, इस पर भी आपत्ति दर्ज होना ही है। लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं कि एमपीपीएससी शायद इस प्रश्न का उत्तर चेंज नहीं करेगा। कारण यह है कि हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसमें कोयले के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो चौथा बताया गया है। चलिए देख लेते हैं वैलिड प्रूफ्स, बाकी आप आपत्ति लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टेट वाइज प्रोडक्शन है और मार्च 2023 का ही है। इसमें नीचे आप देखिए पहले नंबर पे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश को दिखाया गया है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 22 की बात हो रही है। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है आप देख सकते हैं, पहले कॉलम में 23 से 22 का कंपैरिजन किया गया है, ग्रोथ की बात की गई है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये मेरे हिसाब से अनचेंज्ड रहेगा। और देख लेते हैं, ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन में जो है द स्टेट रैंक्स फोर्थ इन द कंट्री इन द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ कोल, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, दोनों में ही जो लेटेस्ट डेटा है वो आपका कोयले की जो रैंक है वो चौथी बता रहा है। यानी कि ये अनचेंज्ड रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कन्फ्यूजिंग है, एम्बिग्यूअस है, आपके लिए एक नंबर आपको दिला सकता है, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो भेजे गए उनमें तीसरा भी बच्चों ने बताया है। तो आपत्ति लगा सकते हैं, शायद कंसीडर कर लिया जाए, बट मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है आयोग इस पर विचार नहीं करेगा। एक और प्रश्न था, इसमें मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिया था कि ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये सेपरेट है, क्योंकि प्रोत्साहन और अनुसंधान दोनों ही अलग अलग टर्म है। ये सी ऑप्शन जो है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और इसमें दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं। तो मेरे अनुसार डी ही होना चाहिए, इसमें आयोग इसको चेंज नहीं करेगा, मेरा ऐसा मानना है। ओके स्टूडेंट्स, एक ये प्रश्न भी पूछा गया था, इसको मैंने एक्सप्लोर किया। जब लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की गई तो यहाँ पर पता चला कि रोमेश पठानिया जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस आंसर को एमपीपीएससी चेंज नहीं करने वाला है। कई जगह जूट फेलिक्स का नाम दिया है, सेबेस्टियन जो है, लेकिन ये आपको बता दें लाइफ टाइम जो है पुरस्कार नहीं है। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिए, कहीं आपके पैसे बर्बाद ना हो जाएं इस पर आपत्ति लगाने पर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरू हुआ था। तो आपको मैं कल भी बता चुका हूँ कि देखिए बहुत सारी किताबें हैं जिनमें ऐसा बताया गया है कि 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी कि आंदोलन की शुरुआत करने का औपचारिक निर्णय लिया गया था, और 9 अगस्त को ये शुरू हुआ। और इसमें जो है 9 अगस्त को ही जो इसके मुख्य नेता थे, लीडर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से 9 अगस्त 1942 विल बी राइट आंसर। बट यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आप आपत्ति ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हम बचपन से लेके अभी तक जब भी ये टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 बताई गई है। तो एमपीपीएससी हर बार ऐसे ही विवादित प्रश्न पूछता ही है, लेकिन कहीं कहीं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लियर किया गया है। बट अगर कोई आपसे पूछ ले कि कब शुरू हुआ था, या मुझसे कोई पूछ ले, तो मैं 8 अगस्त ही बताऊँगा। लेकिन इस तरह से जब ऑप्शंस आते हैं जहाँ 8 अगस्त मौजूद ही नहीं है, तो फिर 9 अगस्त को चुनना होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस 9 अगस्त सही है, और इस पर आपत्ति लगाई जा सकती है कि इस प्रश्न को डिलीट किया जाए, बिकॉज 8th of August 1942 is not available among options. Okay students, अब यह प्रश्न भी काफ़ी विवादित है। देखिए इस प्रश्न में जो सी ऑप्शन है, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। सबसे पहले तो ये पूछा है कि कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। सी ऑप्शन, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, यह सही नहीं है। सी ऑप्शन सही नहीं है। ओके, लेकिन डी में क्या लिखा है, सभी कथन सही हैं। तो सभी कथन भी सही
नहीं है, तो सी ऑप्शन भी सही नहीं है और डी ऑप्शन भी सही नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रश्न में लिखा है ढोकरा कला के बारे में क्या सही है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। बट डी ऑप्शन में लिखा है क्या सभी कथन सही है, तो सी वाला सही नहीं है, इसका मतलब डी भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी और डी दोनों होना चाहिए, बिकॉज जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार सी और डी इसके आपके ऑप्शंस बनते हैं। तो आप इसमें जो वैलिड प्रूफ में इसका लगाइएगा, तो मैं आपको एक मैंने पेपर पे इसके संबंध में जो लिख दिया है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप भेज दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जो सी और डी दोनों ऑप्शंस आपके सही नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रश्न पर भी कई बच्चों ने आपत्ति दर्ज की है, मुझे भेजा है, बट आप सभी को पता है कि जो वैलिड प्रूफ्स हैं उनके अभाव में आपत्ति कैसे दर्ज की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो बच्चे हैं जिनका कि ये सब्जेक्ट रहा है, फिज़िक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उनको इसको कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए, प्रूफ्स अवेलेबल कराना चाहिए। इस प्रश्न पर भी कई बच्चों को आपत्ति है, अरब लेखक की यहाँ पर बात की गई है और इसमें कहना चाहिए कि कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तथ्यों के अभाव में हम किसी भी तरह की आपत्ति लगाएंगे तो फाइनेंशियल जो है आपको लॉस ही होगा। एक प्रश्न था डायोड वाला, जिसको बच्चों ने कहा है कि आंसर सी यानी कि टनल डायोड सही होना चाहिए। मैंने भी कई जगह क्रॉस चेक किया है, आप भी देख सकते हैं, इस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। इस तरह से भी बच्चों ने बताया है, और चूंकि आप सभी जानते हैं कि इसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी वही दे सकते हैं जिनका बैकग्राउंड है, जिन्होंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जाना है। बिकॉज हम लोग जो पढ़ते हैं, बिकॉज जैसे मेरा आप कहें स्पेशलाइजेशन तो BCA MBA, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक साइंस के बारे में प्रैक्टिकली ना कोई कभी कोई डिवाइस बनाई है, ना ओपन करके देखी है, ना बस सुना है कि हाँ ठीक है ये होता है, ये टर्मोलॉजीज़ हैं, ऐसा है वैसा। लेकिन कोई अगर पूछ ले कि इसको करके बताओ, ये करके दिखाओ, तो नहीं बनेगा, बिकॉज वो किया नहीं है। तो ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि एज अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत टफ था। जिसका स्पेशलाइजेशन है उसके लिए इजी हो सकता है, वो 1% कोई बच्चे होंगे, लेकिन बाकी 99% के लिए बहुत टफ था ये क्वेश्चन। मेरे लिए भी था, मैं भी एग्ज़ाम देता, मुझसे भी गलत हो सकता था। सर्च करने के बाद ही पता चला है कि टनल डायोड इसका ऑप्शन आ रहा है। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि जो बच्चे इसके जानकार हैं, जो कि कहना चाहिए फिज़िक्स में महारत रखते हैं और जॉब कर रहे इंजीनियर्स हैं, वो बताएं और प्रूफ्स अवेलेबल कराएं ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके। आप सभी प्रिंस सर से जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए, हमसे जुड़िए, और इन तमाम बच्चों की तरह आप भी आने वाली परीक्षाओं में अपनी रैंक हासिल करिए, अपने माँ बाप का अपना सपना साकार करिए। तो सभी अभ्यर्थियों की तरह आप भी हमारे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रिंस सर के नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, चाहे हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, आप सभी इन्हें ऑर्डर करिए। प्रिंस सर के मार्गदर्शन की, नोट्स की, कक्षाओं की, टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आपको सिर्फ वही मिलेगा टू द पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आता है, आपके काम का है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं है। इसलिए आप इनसे पढ़ के, इनको रट के आसानी से मेरिट हासिल कर सकते हैं। साथ ही प्रिंस सर का जो मार्गदर्शन है, सफल मार्गदर्शन आप सभी के लिए उपलब्ध है। आपको पूरी रणनीति, टाइम मैनेजमेंट, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग में क्या गलतियां हैं, वो सारा सुधार करवा दिया जाएगा। 1 जून से हम मेंस की आंसर राइटिंग यानी कि टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, और साथ ही 1 जून से हम 2019 साक्षात्कार की कक्षाएं भी शुरू करने वाले हैं। आप सभी जुड़ जाएं। साक्षात्कार के लिए प्रिंस सर के नोट्स जरूर ले लीजिएगा। इसमें आपको 3 से 4 बुकलेट्स मिलेंगी, 2 PDFs फ्री मिलेंगी जो कि करंट इश्यूज़ की होंगी। इसके साथ ही 3 बुकलेट्स आपको हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें से 1 बुकलेट्स होगी करंट इश्यूज़ की, यानी कि 2022-23 का पूरा करंट अफेयर्स होगा।
एक होगा ओल्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि अभी तक जितने भी साक्षात्कार बोर्ड बने हैं याददाश्त पर आधारित प्रश्नों का आपको कलेक्शन मिल जाएगा। और एक और जो बुकलेट होगी वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल पर आधारित होगी। नंबर है 9655570712, इस पर व्हाट्सएप करिए। कहते हैं कि ठोकरें खाकर भी ना संभले राहगीर, ये उनकी अपनी किस्मत, मगर रास्ते के पत्थरों ने तो अपना काम पूरा किया। मिलते अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।